हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 17 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न प्रमुख अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, NRSA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। NRSA का पूर्ण रूप राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है। यह हैदराबाद में स्थित एक स्वायत्त संस्था है जो अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड बाजार आधारित हार्डवेयर तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा वायु सुदूर संवेदन का संचालन भी किया जाता है। आगे के प्रश्न अधिवास से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ, हिमालय की निचली घाटियाँ तथा राजस्थान शुष्क और अर्धशुष्क वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति पाई जाती है। भारत में परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली तथा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चरगाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में एकांकी गृह दिखाई पड़ते हैं जहां लघु जलाशय स्थित होते हैं। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा गया है: गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत बस्तियां और परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियां माना है, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत की नगर योजना की परिधि में डैश आता है? पहला है नगर नवीकरण, दूसरा है नगर की आवश्यकताओं और सुविधाओं की योजना, तीसरा है नए कस्बे का निर्माण और चौथा है नए मेट्रोपॉलिटन शहरों का निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भारत की कस्बा योजना की परिधि में नगर नवीकरण, नगर की आवश्यकताओं और सुविधाओं की योजना तथा नए कस्बे का निर्माण आता है, जबकि नए मेट्रोपॉलिटन शहरों का निर्माण भारत की कस्बा योजना की परिधि में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा प्रकार्यात्मक वर्ग से सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य नगर का ब्रोकन हिल ये सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक नगर का चेन्नई होगा, सांस्कृतिक नगर का वाराणसी होगा और खनन नगर का धनबाद होगा। मनोरंजन एवं स्वास्थ्य नगर का मियामी एवं पणजी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी विभिन्न विखंडित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पल्ली बस्तियां। इन सभी ऑप्शंस में पल्ली बस्तियां विभिन्न इकाइयों में विखंडित है। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती हैं, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, परिक्षिप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेखिक। गुच्छित, अर्धगुच्छित और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, जबकि रेखिक बस्तियों के बसाव का प्रतिरूप है, न कि प्रकार। अगला प्रश्न है, भारत में आबादी और क्षेत्र के वितरण के असंतुलन से बड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। भारत में आबादी और क्षेत्र के वितरण के असंतुलन से बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे निम्न स्तर का जीवन, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, रोग, कुपोषण इत्यादि। आगे के प्रश्न जनसंख्या, नगरीकरण एवं प्रवास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक अंकित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। केरल में साक्षरता प्रतिशत 94% है, लक्षद्वीप में 91.8%, मिजोरम में 91.3% और गोवा में 88.7%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 943। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है, जो प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम अर्थात 1, 2, 3 और 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। शहरों के समूह को उनके आकार, जनसंख्या का आकार का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले ग्रेटर मुंबई, इसकी जनसंख्या 12.48 मिलियन है। दिल्ली की जनसंख्या 11.01 मिलियन, बेंगलुरु की जनसंख्या 8.43 मिलियन, चेन्नई की जनसंख्या 4.68 मिलियन और कोलकाता की जनसंख्या 4.49 मिलियन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का भाग 8.06% है।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में शिवहर, पटना, दरभंगा है। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% रही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 3 साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाल और महामारी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण अकाल और महामारी रहे हैं। मंद नगरीकरण के अंतर्गत 1901 से 31 तक के समय को सम्मिलित किया जाता है, जिस दौरान अकाल, महामारी आदि के कारण नगरीकरण की 10 की वृद्धि दर या तो 1% से कम रही या इसमें ह्रास देखने को मिला। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा विकास दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या गणना विभाग के अनुसार नगरीय आवासों की कितनी श्रेणी वर्गीकृत की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। भारतीय जनसंख्या गणना विभाग के अनुसार नगरीय आवासों को 6 श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, द्वितीय वर्ग में 50,000 से 99,999 तक, तृतीय वर्ग में 20,000 से 49,999 तक, चतुर्थ वर्ग में 10,000 से 19,999 तक, पंचम वर्ग में 5,000 से 9,999 तक, षष्ठम वर्ग में 5,000 से कम। अगला प्रश्न है, भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूदान ग्राम दान आंदोलन का आरंभ किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन को आरंभ किया था। ग्राम स्वराज के गांधी जी के विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1872 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई। इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कुल साक्षरता की दर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। साक्षरता को विकास एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। इन चारों ऑप्शंस में 73% नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी 74% को माना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय झीलों का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33.63%। साधारणतः यह माना जाता है कि भारत के 593 झीलों में से 188 जनजातीय झीलें हैं। ये जनजातीय झीलें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.63% हिस्सा हैं, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं झीलों में पाया जाता है। वनों और जनजातीय समुदाय में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ आधुनिक नगर है। इस नगर की योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने बनाया था। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए और बाद में अंग्रेजों ने 3 प्रमुख नोडों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रशासनिक वर्ग में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महानगरीय प्रदेश कौन से प्रकार के प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्यात्मक प्रदेश। महानगरीय प्रदेश कार्यात्मक प्रदेश से संबंधित है। महानगर नगर से बड़े होते हैं और इनकी जनसंख्या प्रायः 10 लाख के लगभग होती है। इनमें औद्योगिकी, वाणिज्य, यातायात, प्रशासकीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलोर, प्रयागराज आदि महानगरों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद कम नगरीकरण बिहार में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण 10%, बिहार में 11.3%, असम में 14.1%, सिक्किम में 25.2% और अरुणाचल प्रदेश में 22.9% है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा वृहत नगर स्कीम निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1993 से 94 में। जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उन्हें मेगा पोलिस या वृहत नगर कहा जाता है। मैक्सिको सिटी, टोक्यो, योकोहामा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि मेगा सिटी के उदाहरण है। नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा वृहत नगर स्कीम 1993-94 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, डैश केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। केरल में 7 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जैसे कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मल्लापुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोलम।
शहर एक अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। आयोग द्वारा इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोच्चि को माना गया है, जबकि ये चारों ही केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवास के लिए कारणों की जानकारी को निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस में सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1981 में। भारत में प्रवास के लिए कारणों की जानकारी को 1981 की जनगणना में सम्मिलित किया गया। यद्यपि प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना। प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना प्रवास के आर्थिक परिणाम है। उद्गम प्रदेश हेतु मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक का कार्य करती हैं। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भौतिक। निम्नलिखित में से भौतिक प्रवास का परिणाम नहीं है। प्रवास के परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और जनसांख्यिकीय संदर्भों में देखा जा सकता है। चूंकि प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है, लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार लोगों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है ईसाई। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार लोगों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर ईसाई धर्म है। प्रथम स्थान पर हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर ईसाई, चौथे पर सिख, उसके बाद बौद्ध, जैन और अन्य धर्म है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादरा एवं नगर हवेली। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में सबसे अधिक साक्षरता दर अंकित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।